नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता एकेडमी पे। आवाज आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो हम लोग टीईटी का जो 23 जनवरी को होने वाली आगामी परीक्षा है उसकी मैराथन कर रहे हैं। तो मैराथन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? परसेंटेज पढ़ लिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया है। तो आगे का एक चैप्टर जो टीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे हमारा इंडिकेशन मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की। यानी कि नंबर सिस्टम में टेट से लगभग 7 से 8 प्रश्न बन जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम को हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक 2 वीडियो में हम आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोग उस वीडियो को देखकर आप लोगों को बेनिफिट हो और आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? तो जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। देखो, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा नंबर सिस्टम का थोड़ा बस इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है वहां से भी बन जाता है। और नंबर सिस्टम के इतिहास की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम ही क्या है? तो हम अगर कहें कि नंबर को यानी कि अंकों को व्यवस्थित क्रम में सजाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं या नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नंबर को रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया को नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति होती कितनी टाइप्स की है, तो संख्या पद्धति के टाइप की अगर हम बात करें तो देखो, संख्या पद्धति जो है वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप की होती है? 4 प्रकार की होती है। टीईटी वाले स्टूडेंट इस बात को खासकर ध्यान रखें कि अगर पूछ ले कि संख्या पद्धति के प्रकार कितने हैं, तो संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने ना पढ़ा हो ये। तो संख्या पद्धति के प्रकार की अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति के 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है दशमलव पद्धति। कौन सा है? दशमलव पद्धति, जिसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। जिसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। मैं शॉर्ट में लिखते रहा हूं। और दूसरा है मेरा बाइनरी पद्धति। दूसरा क्या है? बाइनरी पद्धति। और तीसरा क्या है? यानी कि बाइनरी सिस्टम। तीसरा क्या है? हेक्सा दशमलव पद्धति। और चौथा है हमारा ऑक्टादशमलव पद्धति। तो अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति जो है वो 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो दशमलव पद्धति, बाइनरी पद्धति और हेक्साडेसिमल पद्धति और ऑक्टाडेसिमल पद्धति। जहां पे हमें मेरे सिलेबस में ये 2 चीजें नहीं, लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार में, यानी कि कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार में बांटा गया। 4 टाइप्स। बात करें अगर हम पहली हेडिंग जो यानी कि हमारे लिए जो पढ़ना है हमें दशमलव पद्धति की, तो दशमलव पद्धति है क्या? दशमलव पद्धति क्या है? यहाँ पे इस दशमलव की बात ही नहीं हो रही है। दशमलव पद्धति यानी कि अगर हम आधुनिक भारत की बात करें और पीछे की बात करें तो वहां पे कितने अंक पहले यूज होते थे? तो 9 अंक यूज होते थे। वो 9 अंक कौन कौन से थे? तो 1 से लेकर के 9 तक अंक यूज होते थे। फिर क्या हुआ? फिर जब 0 मिल गया, यानी कि 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक यूज होते थे, तब इसका नाम दशमलव पद्धति नहीं था। दशमलव पद्धति नाम कब पड़ा? यानी कि जब ये लोग मिलकर के कितने लोग हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब 0 मिल गया तो 0 मिलकर के यानी कि जो ये पूरा समूह है तो 10 लोगों का समूह बन गया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया दशमलव पद्धति, यानी कि डेसिमल सिस्टम। तो दशमलव पद्धति
यही जो ये 10 अंक है, यानी कि दशमलव पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम ये 10 डिजिट यूज कर सकते हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं? तो 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी अंक हैं वो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव पद्धति में यूज कर सकते हैं, यानी कि 10 डिजिट यूज कर सकते हैं। और यही 10 अंक जो है, यानी कि जो ये 10 डिजिट है, यही 10 डिजिट को यूज करके हम एक छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें ये 10 डिजिट जो है, यानी कि दशमलव पद्धति की जब बात आती है तो यहाँ पे हम कितने डिजिट यूज कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे 10 डिजिट यूज कर सकते हैं, यानी कि 10 अंक यूज कर सकते हैं। और वो 10 अंक कौन है? तो वो 0 से लेकर के 9 तक के हैं, जो क्या है वो 10 अंक यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस 10 अंकों की बात करें तो इन्हीं 10 अंकों को लेकर के हम इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। जो इच्छा हो आप लोग वो बना लेना। अगर यहाँ पे कहूँ तो मैंने एक संख्या लिख ली है, कितनी भी बड़ी बना सकते हैं और छोटी भी लिख सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक है तो यानी कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो मैंने कहा क्या लिख लिया? 5, 6, 7, 8 है, ये संख्या लिख ली। तो पहला प्रश्न जो आप लोगों में बनेगा वो बनेगा फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान का। तो अगर यहाँ पे प्रश्न कहे, देखो अगर यहाँ पे प्रश्न कहता कि 5 का अंकीय मान क्या होगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग क्या लगानी है? अंकीय मान। अंकीय मान जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और फिर इसके बाद में आएगा आपका प्लेस वैल्यू, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। फिर इसके बाद में आएगा आपका यूनिट प्लेस वैल्यू, जिसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? तो अभी हमें पढ़ना है अंकीय मान, यानी कि अंकीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न कहता है कि 5, 6, 7, 8 जे अंक दिए हुए हैं 4, इसमें कहता कि अगर 8 का अंकीय मान क्या है? तो 8 का अंकीय मान 8 ही है। अगर कहता कि 7 का अंकीय मान क्या है? तो 7 का अंकीय मान 7 ही है। अगर कहता कि 6 का अंकीय मान क्या है? तो 6 का अंकीय मान 6 ही है। अगर कहता कि 5 का अंकीय मान क्या है? तो 5 का अंकीय मान 5 ही है। ये कोई भी एक संख्या दे देगा और वहां पे आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा अंकीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर यहाँ पे पूछता आपको यही संख्या दी होती कि 5, यानी कि 5678 में 5 का अंकीय मान क्या है? तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना था? 5 ही टिक करना था। अगर कहता कि इसमें 7 का अंकीय मान क्या है? तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना था? तो आपको 7 ऑप्शन टिक करना था। तो आप लोग इस बात को समझिए, आप प्रश्न क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ पे अंकीय मान की बात करें तो अंकीय मान आपको मैंने बताया कि चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिख ली ऐसे, और यहाँ पे अगर हमसे कह देता कि 2 का अंकीय मान क्या है? तो 2 का अंकीय मान 2 ही है। अगर कहता कि 3 का अंकीय मान क्या है? तो 3 का अंकीय मान 3 ही है। कहता 4 का अंकीय मान क्या है? तो 4 का अंकीय मान 4 ही है। अगर कहता कि 7 का अंकीय मान क्या है? तो 7 का अंकीय मान 7 ही है। और अगर कहता कि 5 का अंकीय मान क्या है? तो 5 का अंकीय मान 5 ही है। और इस 7 का अंकीय मान क्या है? तो इस 7 का अंकीय मान 7 ही है। यानी कि जो संख्या होगी वो स्वयं की क्या होगी? अंकीय मान होगी। तो बात करते हैं अंकीय मान की। तो अंकीय मान वाले प्रश्न को आप लोग इसे क्या करेंगे? नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात आप लोगों को और याद रखनी है, यानी कि नंबर सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं? तो 4 प्रकार की होती है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या ये सब अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये किसके प्रकार है वो सब आगे पढ़ेंगे। वहां से प्रश्न आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। नंबर सिस्टम के वास्तविक प्रकार क्या है? जो 4 प्रकार हैं जो मैंने लिखे हैं, यही 4 प्रकार होते हैं। और मैंने कहा कि इसमें 10 डिजिट यूज कर सकते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से यूज कर सकते हैं वो बात मैंने बताई। और दशमलव पद्धति ही से क्यों कहते हैं वो बात भी मैंने बताई। मैंने क्या कहा कि इस दशमलव का मतलब नहीं है यहाँ पे दशमलव, यानी कि इससे पहले इसमें 9 अंक यूज होते थे, यानी कि 9 अंक यूज होते थे। फिर जब से 0 आ गया तो 0 से लेकर के 9 तक के समूह को क्या कितने लोग हो गए? तो 10 लोग हो गए। इसीलिए इस पद्धति का नाम क्या पड़ गया? दशमलव पद्धति पड़ गया। फिर दशमलव पद्धति में 10 डिजिट यूज कर सकते हैं और यही 10 अंकों को लेकर के छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। जब मैंने कहा कोई भी एक संख्या बना लो तो एक संख्या मैंने बनाई 5, 6, 7, 8। और जब ये इस संख्या को बनाया और यहाँ से मैंने कहा कि पहला प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न यानी कि पहला कॉन्सेप्ट आप में क्या बनेगा? जो कि बनेगा अंकीय मान का। अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू का। जब फेस वैल्यू का बनेगा तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 6 की 6 ही होगी, 7 की 7 ही होगी और 8 की क्या होगी? 8 ही होगी। ऐसे मैंने एक प्रश्न और लिखा, एक अंक और लिखा, एक बड़ी सी संख्या लिखी जो कि 7, 2, 3, 4, 7, 5 एक में ही है। और इसमें अगर पूछता कि इसमें प्लेस वैल्यू
फेस वैल्यू क्या होगी, सॉरी फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही, 7 की 7 ही, 4 की 4 ही, 3 की 3 ही, 2 की 2 ही और 7 की 7 ही, जिसे अंकीय मान कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर ले। फिर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, यानी कि स्थानीय मान की। अब करते हैं अगर हम बात करें अब प्लेस वैल्यू की, किसकी, प्लेस वैल्यू की, जिसे बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं स्थानीय मान। देखो एक वही जो मैंने 10 डिजिट बताए थे, 0 से लेकर के 9, 0 to 9 तक जितने भी अंक थे, उसी में से एक मैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बनाने की बात की थी। तो मैंने कहा कि एक संख्या लिख लेते हैं जो कि क्या लिखी है, ये लिखी है। अगर बात करता स्थानीय मान की, प्लेस वैल्यू की, तो देखो स्थानीय मान की बात करता तो इस 7, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अगर 7 के स्थानीय मान की बात करता तो ये अंक 7 तो रहता, लेकिन इसके बाद में जितने अंक 1 2 3 4 अंक, तो यानी कि मतलब क्या, 4 0 लग जाता। अब ये भी पूछ सकता था आपसे कि जो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 70,000 होगा। फिर बात करेंगे 3 के स्थानीय मान के, तो 3 लिखा, उसके बाद में जितने अंक उतने क्या, उतने 0। अगर 4 के स्थानीय मान की बात करता तो 4 के बाद 2 0, 5 के स्थानीय मान की बात करता तो 5 के बाद एक अंक बचा, तो यानी कि 1 0। 6 के स्थानीय मान की बात करें तो 6 का स्थानीय मान क्या, 6। यानी कि प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न देखो, अगर मैं एक प्रश्न और यहीं पे लिख दूं, यही संख्या लिखी है 7 3 4 5 6, और प्रश्न कहता है कि 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान सदैव हो सकता है। बात समझना, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कहेगा, प्रश्न कहेगा कि 6 का अंकीय मान, यानी कि जो 6 इस वही सेम वैल्यू है, जो वैल्यू ये थी वही वैल्यू ये है। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 6 का अंकीय मान, यानी कि इस 6 का अंकीय मान और 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, यानी कि 6 की फेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू हो सकती है। तो आप लोग देखें तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, और 6 की फेस वैल्यू क्या है, जो कि 6 ही है। यानी कि जो इकाई का अंक होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो इकाई का अंक होगा वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो यानी कि तो ऑप्शन में क्या कहता है कि 6 का प्लेस वैल्यू, यानी कि 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकीय मान होगा, तो वहां पे एक ऑप्शन में दिया रहता, या तो 6 ही दिया रहता, या तो फिर क्या दिया रहता, सदैव समान होगा। क्या होगा, सदैव समान होगा। अब बात करते हैं, आप लोग स्थानीय मान और अंकीय मान आप लोगों तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक प्रश्न और लिखूं यहाँ पे, तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। देखो जैसे लिखा 2 3 4 5, अगर यहाँ पे कहता है कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो देखो 4 के बाद जितना अंक उतना 0, यानी कि 4 का स्थानीय मान 40 है। 2 के स्थानीय मान की बात करता तो 2 का स्थानीय मान क्या होता, तो 2, उसके बाद 1 तो 3 अंक, तो 3 0। अगर बात करता 3 के स्थानीय मान की, तो 3 के बाद 2 अंक, तो 2 0। बात करता 5 के स्थानीय मान की, तो यानी कि स्थानीय मान क्या होता, 5 ही होता। तो आप लोग इसे नोट कर लें। फिर मैं बात करता हूं आगे इसके इतिहास की। रब कर देता हूं आप लोग। देखो
इसके बाद में बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी आती है? तो आती है बात कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की, और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? तो कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर टू टाइप्स की होती है। वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है रियल नंबर, एक तो होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी कि रियल नंबर होते हैं, वो होती कौन कौन सी हैं? यानी कि इन्हें हम बोल सकते हैं माइनस अनंत से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब बात करें अगर हम काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो आप लोग बताइए काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो i बराबर क्या होता है? i बराबर माइनस आईओटा, या आई स्क्वायर बराबर -1, या i बराबर √-1, जहां i एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है। i क्या है? जहां i एक काल्पनिक संख्या यानी कि i बराबर माइनस आईओटा, i बराबर आई स्क्वायर बराबर -1, तो i बराबर क्या हो जाएगा? √-1। तो जहां i क्या है? i एक काल्पनिक संख्या है। अगर मैं काल्पनिक संख्या की और बात करूं तो मैं काल्पनिक संख्या पे ही 1-1.5 घंटा आपका मैं ले सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्या है? वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस मुझे इतना जानना है कि यानी कि जो सम्मिश्र संख्या होती है वो कितने प्रकार का है? तो वो दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो जैसे i बराबर √-1, तो i क्या आ गया? i एक काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो इतनी बात ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बात आएगी वास्तविक संख्या की, और वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो दशमलव, दूसरा पूर्णांक, यानी कि एक डेसिमल और दूसरा इंटीजर। तो आप लोग इतना नोट कर लो, फिर मैं बात करूंगा आगे वास्तविक संख्या की। अगर मैं बात करूं अब वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो दशमलव और दूसरा क्या? दूसरा पूर्णांक। बात अगर हम दशमलव की करें तो दशमलव भी कितने प्रकार का होता है? दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, यानी कि एक की पुनरावृत्ति, एक की पुनरावृत्ति नहीं। और यहीं से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जन्म होगा। जो बात आप लोग आज तक सीखते आ रहे हैं वो गलत सीख रहे हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहाँ से निकल रही है वो बात समझिए आप लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और जो रियल नंबर है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेसिमल और इंटीजर। यानी कि डेसिमल से ही क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की परिभाषा निकलती है, और वहीं से ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकलती है। जैसे अब बात करें अगर हम दशमलव की, तो दशमलव के बाद देखो, जैसे मैंने लिखा कि 0.5, और 0.5 के बाद मैं अगर कहूं कि कोई अंक रिपीट है, तो हाँ आप बोल सकते हैं कि 0.5 के बाद आप कितने भी जीरो लगाए, नहीं कोई मतलब नहीं, जीरो रिपीटेशन है जीरो की। अगर मैं बात करूं कि 0.3 पर बार, तो हाँ ये बात आप बोल सकते हैं कि 0.3 पर बार लगा है। इसका मतलब यह है कि जिस अंक पर बार लगा है वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 की रिपीटेशन है। 3 क्या है? रिपीट हो रहा है।
ऐसे ही अगर मैं बात करता कि 0.671 पर बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 1 जो है ये रिपीट हो रहा है, और कब तक रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब अगर इसे मैं कहता तो 0.71717171 ऐसे लिखता रहता, और कब तक रिपीट होता, तो इनफाइनाइट बार रिपीट होता, यानी कि अनंत बार रिपीट होता। तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इंटीजर की यानी कि पूर्णांक, तो इंटीजर एक खुद बड़ा वो है, अभी इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं बात करता हूं किसकी, तो दशमलव की। जब दशमलव की बात आएगी तो दशमलव भी 2 प्रकार के हैं, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूं, इससे पहले यही चीज यहाँ पे पढ़ लो कि 0.5 यानी कि 0.3 पर बार। अगर बार है तो प्रश्न क्या पूछेगा कि 0.3 पर बार को सरल करो, यानी कि इसे क्या करना है, आपको सरल करना है। या प्रश्न पूछता कि 0.71 पर बार को सरल करो, यानी कि यहाँ से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। वो 4 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनको हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि एक तो बात है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ये तो हमें भी नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हाँ प्रश्न बनने की संभावना है। टेट और सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसे ये प्रिय है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे 0.3 पर बार, तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए सीधे मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और बेसिक चीजें जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि 0.3 पर बार को, अगर इसने कहा कि 0.3 पर बार को सरल करो, तो इसका बेसिक जो है वो चीजें तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इतना समय नहीं हम लोगों के पास। 23 तारीख को पेपर है, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बात वो भी समझ में आ जाएगी। आप इधर देखिए, अगर कहें कि 0.3 पर बार यानी कि 1 अंक पे बार लगा है, तो 1 अंक पे बार लगा है, इसका मतलब क्या है, इसे 3 लिख लेंगे, बार हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए, 1 अंक पे बार लगा है यानी कि बार हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि सर जी को नहीं पता है। सर जी को दुनिया की सारी चीजें पता है गणित में। बात समझ रहे ना। देखिए इधर अगर मैं कहूं कि 0.3 पर बार को सरल करें, एक प्रश्न को मैं बता देता हूं, क्योंकि समझ लो भाई आप लोग भी, नहीं तो कहोगे कि 9 ही क्यों आया। आपकी भी बात सही है, 9 ही क्यों आया, क्योंकि सब लोग यही बता के चले जाते हैं ना। देखो इधर 0.3 पर बार की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसे x के बराबर लिखूं तो x बराबर 0.333 ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 1 अंक पे बार लगा है तो 1 0 किस में होता है, तो अभी तो प्रश्न से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। मैं केवल जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात आप लोग समझिए। अगर 1 अंक पे बार लगा है तो इसका मतलब 1 0 किस में होता है, तो 1 0 होता है 10 में। अगर 2 अंकों पे बार लगा होता तो 2 0 किस में होते हैं, तो 2 0 होता है 100 में। अगर 3 अंकों पे बार लगा होता तो 3 0 किस में होता है, तो 3 0 होता है 1000 में। बस इतनी बात याद रखना। अब ये बार कितने अंक पे लगा है, तो बार लगा है हमारा 1 अंक पे। वो 1 अंक कौन सा है, तो 1 अंक है हमारा 3। ठीक है, तो मैं ये बात को रफ कर दे रहा हूँ, मैं छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये चीज दोबारा अब ना पढ़ना पड़े। तो इसे इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट मान लें तो इसमें 1 अंक पे बार लगा है, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 0 किस में होता है, तो 1 0 किस में होता है, 1 0 होता है 10 में। तो मैं क्या करूंगा, जब 1 0 10 में होता है तो 10 से दोनों तरफ गुणा लगा दो। क्या करना है, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, जब 10 से दोनों तरफ गुणा लगा दोगे, यानी कि बोथ दोनों साइड क्या करना है, 10 से गुणा लगा दोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर, जब 10.333 को जब 10 से गुणा लगाओगे तो 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी कि 3.333 ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं केवल और केवल क्या कर लूं, हल कर लूं, तो मेरे को यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 0.3 पर बार को जो सरल करना था वो बात पता चल जाएगी। यानी कि x समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 2 जो कि हमारी क्या है, 10x बराबर 3 माइनस 3 और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.333। इसे केवल हल करना है, तो माइनस कर दो दोनों को, तो देखो ये सब क्या हो गए, 0 हो गए, और ये 3 बचा। 10x से 1x गया तो ये क्या बचा, 9x, और यहाँ से x की वैल्यू जब निकाले तो क्या निकला, 3/9। 3 से काटे तो 3 1 3 3 3 9, यानी कि क्या छोड़ गया, x की वैल्यू, तो x का मान क्या छोड़ गया, x का मान छोड़ गया 1/3। यानी कि होता क्या है, होता ये है कि हम सीधे आपको यही तो बता रहे हैं कि आपको अभी ये चीजें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमारा कब है, 23 जनवरी को है, और मैं चाह रहा हूँ कि
मैथ आप लोग यहीं पे पढ़ लें, घर में ना पढ़ना पड़े, तो बात को समझो, हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा कि अगर 0.3 पर बार को सरल करने की बात कहता तो इसका मतलब बार हटता, नीचे क्या आ जाता, नीचे एक 9 आ जाता। अगर ये हल्का हो रहा है तो हल्का कर देते, 3 1 3 3 3 9, यानी कि आंसर क्या मिलता है, 1/3 मिल जाता। उत्तर क्या मिल जाता, तो उत्तर हमें 1/3 मिल जाता। और ऐसे ही अगर हम बात करते किसकी, 0.71 पर बार की, तो 0.71 पर बार की बात करते तो देखो यहाँ पे ध्यान से, और एक बार आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और उसे अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है अच्छे से। देखो बात क्या है, इधर समझो, लिखा है कि 0.71 पर बार, और 71 पर बार की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि जब एक अंक पे बार लगा है तो यानी कि किससे गुणा करना था, 10 से गुणा करना था दोनों साइड। अब देखो 2 अंकों पे बार लगा है तो इसका मतलब 100 से गुणा करेंगे दोनों साइड। अब या तो सीधी सी बात आप एक दिमाग में ये रखें, जब 2 अंकों पे बार लगा यानी कि 7 और 1, मैंने 71 लिख लिया, और ये क्या आ गया, 1 2 बार 9, क्योंकि 2 अंकों पे बार तो 2 बार 9। इधर फिर से देखो 361, यानी कि 3 अंकों पे बार अगर लिखा होता तो 361/3 टाइप्स 9, 3 बार 9। अगर मैं लिख देता 461 पर बार तो यानी कि क्या लिखता है, 461/3 अंकों पे बार लगा है पूरे पे, तो क्या हो जाता, 9 9 9। पहला टाइप ये बनता है, जो कि पहले टाइप की बात मैंने बता दी। इसमें तो 3 टाइप और बनते हैं, वो अभी मैं बात करता हूँ, उसकी बात मैं करूंगा। लेकिन पहले आप ये बात को समझें, अगर जैसे लिखा होता कि 0.7321 यानी कि चारों अंकों पे बार, तो उत्तर क्या होता, 7321/9 अगर ये हल्का होता है तो हल्का करेंगे, अगर ये कटता है तो काटेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर ले। पहले मैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ, फिर तीसरे, फिर चौथे। रब कर दें। देखो मैं अगर बात करूं इसके बाद के इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो इधर ध्यान से, टाइप्स नंबर 2 क्या बन सकता है। जैसे मैं लिख देता कि 0.364। अब इस 6 4 पर बार, अभी इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले तीनों अंकों पे बार हो रहा था। क्या हो रहा था कि तीनों अंकों पे बार लगा रहे थे। तो अब क्या लिखा है कि 0.364 पर बार को सरल करें। तो आप लोग इसे बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखो इसका भी मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो समझो इधर, मैं इसको 0.364 यानी कि जो संख्या है 364, वो संख्या पूरी ऐसे लिख लेना है। क्या करना है, वो संख्या पूरी ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद में जिस अंक पे बार नहीं है उसको यहाँ से क्या करना है, माइनस कर देना है। आप लोग इधर ध्यान से देखिए कि जिस अंक पे बार नहीं है
तो 3 पे बार नहीं है, 3 को यहाँ से क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। अपान में क्या आएगा 6 4 पे बार है, यानी कि एक 6 का 9 एक 4 का 9, और जिस पे बार नहीं है उसका क्या 0। ये बात भी बताएंगे हम उसका 0 ही क्यों, ठीक। तो लेकिन अभी नहीं, अभी क्या है, अगर अभी ये नंबर सिस्टम ही अगर पढ़ाया जाए सही से तो 1 महीना तो पढ़ा ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ फिर वो आप लोगों के लेवल का नहीं होगा, तो आप अपने लेवल की बातें देखें। 364 माइनस 3 बटे क्या होगा 990। तो अगर हम यहाँ से 364 से 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 1 6 3, 361 बटे 990। अगर ये कटता है तो इसे क्या करेंगे, काट देंगे। हमारी बात को फिर से सुनो, प्रश्न क्या था कि 0.364 और 6 4 पर बार को सरल करो। 0.364 पर बार, 6 4 पर बार को सरल करो। तो मैंने क्या कहा कि जो अंक है यानी कि जो संख्या है वो संख्या पूरी लिख लेंगे। तो 364 लिख लिया, जिस पे बार नहीं है वो क्या किया माइनस कर दिया। तो 3 यहाँ से माइनस कर दिया, अपान में क्या आएगा, जिन दो अंकों पे बार है उनका क्या 9 9, और जिस पे बार नहीं है उसका क्या, उसका 0। तो जब इसको यहाँ से मैंने हल किया तो देखो हल करने पे क्या आया, 364 से 3 माइनस किया तो 361 बटे 990। और यही क्या है आपका, यही उत्तर है। यही क्या है आपका, यही उत्तर है। ये उत्तर निकाल के आप लोग अपने सिग्नेचर कर लो ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। देखिए फिर एक प्रश्न और करते हैं, इसी का एक प्रश्न और करते हैं। जैसे अगर प्रश्न कहता है कि 0.724 और केवल 4 पर बार, किसके बार, केवल 4 पे बार। तो देखो ये हो क्या जाता, हमने क्या कहा, करना क्या है आपको, 724 जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देंगे। तो बार 7 2 पे नहीं है तो 7 और 2 यहाँ से माइनस कर दो, अपान जिस पे बार है उसका 9, जिस पे बार नहीं है उसका क्या 0 0। और आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। इसको हल करने के बाद में जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका वही उत्तर होगा। इसको हल करने के बाद में जो आएगा वो क्या होगा, आपका वो उत्तर होगा। अब अगर बात करें आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो इसको आप लोग नोट करो, फिर हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनाएगा इसमें, तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे भी प्रश्न कह सकता था आपसे कि 3.64 पर बार। प्रश्न कैसे पूछ सकता था, ऐसे पूछ सकता था कि 3.64 पर बार को सरल करो। तब क्या करते, 3.64 पर बार को सरल करो, तब क्या करना था। तो अभी देखो उधर ध्यान से देखो, मैं इसे अगर तोड़ने की बात करूं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो क्या तोड़ के लिख सकता हूं, ये चीज लिख सकता हूं 3 प्लस 0.64 पर बार। अगर मैं कहता कि 0.64 पर बार में आपको 3 ऐड करने हैं तो आप लोग 3 कैसे ऐड करते, 3 ऐसे ही तो ऐड करते। जब इसे ऐड करते तो फिर से यही चीज तो निकलती। तो इसे जब मैंने तोड़ा तो तोड़ा तो क्या निकला, 3 प्लस 0.64 पर बार। क्या निकला, 3 प्लस 0.64 पर बार। और इसको अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, 6 4 बटे 2 अंकों पे बार है, तो यानी कि नीचे क्या आएगा 99, नीचे क्या आएगा 99, और ये 3 प्लस। तो अब आपको बस ये चीज हल कर लेना है। ये क्या करना है, हल कर लेना है। तो 99 की क्या करना है, 3 से गुणा लगाना है। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 99 की क्या करना है, 3 से गुणा लगाना है। तो 3 नामा 27 का 7 हासिल 2 छोड़ गया, 3 नामा 27, 27 2 29। और इसमें क्या करना है, 64 ऐड करना है। तो 64 ऐड कर दो तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 छोड़ गया, 9 6 15 और 1 16 का 6 2 और 1 3, यानी कि उत्तर क्या छोड़ गया 361 बटे 99। और यही क्या है हमारा, यही आंसर है, यही क्या है, यही उत्तर है। आप लोग नोट कर लें, फिर मैं बात करता हूं आगे। इतने कॉन्सेप्ट यहाँ से बन सकते थे जिसकी मैंने बात कर ली, और जो आप लोगों में आने की उम्मीद है वो वही जो पहला मैंने बताया था कि 0.3 पर बार या 0.69 पर बार, ऐसा ही प्रश्न कुछ आप लोगों में बन जाएगा टीटी के एग्जाम में। आप लोग इसे नोट कर लें, मैं फिर बात करता हूँ आगे डेसिमल की।
देखो अगर मैं बात करूं डेसिमल की यानी कि दशमलव की, तो दशमलव भी क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। एक तो रिपीटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि एक पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। और दूसरे को अपनी भाषा में लिखें तो पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति नहीं। जब रिपीटिंग की बात होगी तो रिपीटिंग यानी कि ये क्या होंगे, रिपीटिंग जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे और जो नॉन रिपीटिंग होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। यानी कि जब रिपीटिंग की बात करेंगे, यानी कि जब हम पुनरावृत्ति की बात करेंगे तो ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि रिपीटिंग जो p बाई क्यू के रूप में लिखी रहेंगी, p बाई क्यू के रूप में लिखी रहेंगी, रूप में होंगी, वो क्या होंगी, रिपीटिंग होंगी। और जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होंगी वो क्या होंगी, नॉन रिपीटिंग होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं p बाई क्यू के रूप में तो 0.3 पर बार, तो इसको जब मैंने अभी बताया अगर इसको सरल करेंगे तो 3 बटे क्या लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। और 3/9 को जब सरल करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। और 1/3 क्या है आपका, तो 1/3 p बाई क्यू के रूप में, यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं, 3/7। जैसे 22/7। एक प्रश्न हाँ ये बहुत बनता है, 22/7 जो कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, रिपीटिंग है। 22 को अगर 7 को 22 से भाग लगाएंगे तो 7-8 अंक के बाद वो क्या होगी, रिपीट होने लगेगी। ये आप लोग अपने घर में करके देख सकते हैं। यानी कि हमको 7 से 22 को भाग लगाना है तो 3.14 और 2-3 अंक के बाद वो क्या होगा, पुनः से वो रिपीट होने लगेगा। तो इसीलिए 22/7 क्या है, रिपीटिंग है। तो 0.3 पर बार, 3/7 या 22/7 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मैं बात करूं तो पाई, √2, √3, ऐसे ये सब क्या है, ये सब है अपरिमेय संख्या। यानी कि ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। पुनरावृत्ति ये क्या होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो पाई क्या है आप लोगों को नोट करके लिखना है। नोट में क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, देखो 22/7 क्या है, 22/7 अगर हम 22 को 7 से भाग लगाएंगे तो ये 7-8 अंक के बाद पुनः रिपीट होने लगेगा। यानी कि अगर ऐसा कोई 22/7 ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि 15 को 3 से भाग लगाते तो पूरा पूरा कट जाता, वो रिपीटिंग है, वो क्या है, रिपीटेशन है। तो 22/7 को अगर सरल करेंगे वो रिपीटेशन है, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसीलिए परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वास्तविक मान ये नहीं, मैं √2 की बात करूं तो √2 का मान होता है 1.414। ऐसे अगर मैं √3 की बात करूं तो √3 का मान होता है 1.732। ऐसे ही। और ये सब क्या है, ये मतलब खत्म हो गया √2, मतलब इसके आगे √2 को अगर आप लोग सरल करेंगे तो 1.414, इसके बाद खत्म, बात खत्म। √3 की अगर हम बात करेंगे तो हल करेंगे 1.732, इसके बाद बात खत्म, मतलब 732 तक पूरा कट जाएगा। और लेकिन 22/7 की अगर हम बात करें तो आप लोग देखें इधर, अगर मैं 22/7 की बात करूं तो 7×3 = 21, एक छोड़ गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया तो 7×2 = 14, अरे सॉरी 7×1 = 7, 3 छोड़ गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे 7×4 = 28, फिर 2 छोड़ गया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे तो 7×2 = 14, 6 छोड़ गया, 60 हुआ, 7×5 = 7, 7×7 = 56, 4 छोड़ गया, 40 हुआ, 7×6 = 42, 7×5 = 35, 5 छोड़ गया, 50 हुआ, 7×7 = 49, फिर देखो 1 छोड़ गया, 10 हो गया, फिर 7 से काटेंगे, 7×1 = 7, फिर कितना छोड़ा, 3 छोड़ा, 30 हुआ, फिर 7×4 = 28, आप लोग देख सकते हैं। फिर 2 छोड़ गया, 20 हुआ, 7 से काटेंगे तो 7×2 = 14। देखो 3.142857 के बाद फिर 1428557, फिर 1428557, ऐसा आता रहेगा। यानी कि 22/7 क्या है, 22/7 रिपीटेशन है, इसीलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन √2 की अगर मैं बात करूं तो 1.414, बात खत्म, मतलब हो गया। √3 की तो 1.732, इसके बाद पूरा पूरा कट गया। तो आपको अभी जो बातें याद रखनी है, इस पे भी
बहुत समय लिया जा सकता है आपका, लेकिन अभी जो बातें याद रखनी है तो आपको ये बात याद रखनी है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आपको इस पे तर्क नहीं करनी है, तर्क नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप बस इतना याद रखें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। वो बात मैंने बताई भी। अगर कोई तर्क करता है तो उसके लिए भी बताया, क्योंकि 22/7 क्या है? रिपीटेशन है। आप लोग इतना नोट कर ले, फिर मैं बात करता हूं आगे। आगे बात करता हूं दूसरे प्रश्न की। तो आप इसके बाद में देखो, इसके बाद में बात आएगी किसकी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मैं आगे बढ़ा देता हूं। प्रश्न क्या बन जाएगा आपसे? प्रश्न जैसे आया था 2019 से या 18 के टीईटी में 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या आया था कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसकी बात कर लेते हैं आज। इसका इतिहास जो है थोड़ा खत्म कर लेंगे, और इस इतिहास से आपको मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अभी जो पेपर आप लोगों का 28 वाला लीक हुआ, उसमें भी शायद 3 प्रश्न आए थे नंबर सिस्टम के इतिहास से। तो इसको मैं रफ करता हूं। देखो, क्या कह सकता है आपसे, पूछ सकता है कि मैं दो नोट आप लोग करके लिख लेना। नोट नंबर 1, ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या क्या होगी? ak+1/k+1। अभी मैं बताता हूं क्यों। ए और बी के बीच में अगर ये परिमेय संख्या की बात करता है तो ak+b/k+1, और जहां k बराबर क्या होता है? k बराबर 1 2 3 ऐसे लिखते। अगर मैं बात करता दूसरे पॉइंट की, यानी कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करो तो क्या होता? √ab, या और क्या हो जाता? करने पे 3ab। ये क्या हो जाते? अपरिमेय संख्या हो जाते। जैसे कि आप लोग इसे नोट कर लो, फिर मैं एक प्रश्न बताता हूं कैसे। अगर कहता कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो देखो 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच में ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो देखो ए बराबर क्या लिखते? 2, के बराबर क्या लिख लेते अगर 1, प्लस बी बराबर क्या लिखते? 3, और के बराबर 1 लिखा 1+1, यानी कि 2 1 2 प्लस 3/2, 3 2 5/2, यानी कि क्या होता? 5/2। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि ए हमारा 2, बी हमारा 3, 3 2 5 और 2 संख्याएं बटे 2। लेकिन अगर के बराबर, अगर ये 5/2 ऑप्शन में ना होता और के बराबर 2 रखने से उत्तर आता, तो आप क्या करते? तो इसीलिए कभी कभी यही चीज पूछ लेता है कि ए और बी के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी। तो आपको वहां पे ऑप्शन ये टिक करना पड़ेगा, ak+b/k+1। लेकिन ये जूनियर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके एग्जाम के लिए? तो जूनियर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में अगर पूछेगा तो ऐसे 2 संख्याएं दे देगा कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को 2 संख्याएं हैं, तो 2 और 3 यानी कि ऐड करते, तो 3 2 5, 2 संख्याएं थी, 2 से भाग लगा देते। तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी? 5/2, यानी कि 2 और 3 के बीच में है कौन सी संख्या? तो है तो तुम्हारी 2.5 ही, और 2 से जब इसे भाग लगाओगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 ही तो आएगा। तो आप लोग ये 2 पॉइंट नोट कर लें कि ए और बी के बीच परिमेय संख्या, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या। फिर मैं इसके आगे बात करता हूं पूर्णांक की। देखो, अगर मैं बात करूं पूर्णांक की,
पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक यानी कि सभी पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ये बात आप याद रखना, क्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्णांक होता कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और एक तो जीरो, और दूसरा क्या, तीसरा क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। प्रश्न आप लोगों में ये बहुत पूछा जाता है, जीरो है तो जीरो क्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है। क्या है, तो जीरो एक सम पूर्णांक है। आपको ये बात नोट करके लिख लेनी है कि जीरो क्या है, तो जीरो एक सम पूर्णांक है। जीरो क्या है, तो जीरो एक सम पूर्णांक है। अगर हम बात करें धनात्मक पूर्णांक की, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और सब बात आई यहाँ पे समुच्चय की। समुच्चय क्या है, समुच्चय की अगर मैं बात करूं तो समुच्चय को अगर मैं कहूं कि आप लोग जैसे घर में बर्तन के रखने का जो स्थान है, जो बर्तन का स्टैंड है, तो बर्तन के अगर स्टैंड में बर्तनों को व्यवस्थित रूप से सजाया गया है तो बर्तनों के रखने का समुच्चय है, यानी कि बर्तन जो है वो व्यवस्थित क्रम में रखे हुए हैं। अगर मैं बात करता समुच्चय की, एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे बाग है कोई आम का, तो आम के बाग में जो पेड़ हैं वो सारे आम के पेड़ हैं, तो वो आम के पेड़ों का समुच्चय है। और उसी आम के पेड़ों से किसी में 4 फल, किसी में 5 आम, किसी में 7 आम, किसी में 10 आम, सारे आमों को बीन करके आप लोगों ने एक टोकरी में रख दिया। तो उस टोकरी में जो सारे आम रख दिए, तो वो जो सारे व्यवस्थित आम जो रखे हैं वो क्या हो गया, आमों के रखने का समुच्चय हो गया। तो समुच्चय बात समझ में आई। तो जीरो क्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, यानी कि -1, -2 ऐसे कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। आप लोग इसे नोट कर लें। आप लोगों को बात क्या याद रखनी है, पूर्णांक यानी कि सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं। होते कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो धनात्मक पूर्णांक, जीरो, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है, यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जीरो क्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है। जीरो क्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ये होता है। इसमें और कई चीजें हैं लेकिन वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आनी नहीं। बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। आप लोग नोट करने पे बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की, क्योंकि यहीं से ऑड और इवन की बात निकलेगी। बात अगर करें हम धनात्मक पूर्णांक की, तो धनात्मक पूर्णांक भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, अभाज्य संख्याएं, एक तो एक, दूसरा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, एक क्या है, ना तो भाज्य, ना तो भाज्य, ना अभाज्य। आपको ये बात याद रखनी है। एक क्या है, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो दो क्या है, दो एक पहली सम अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं की एथेंटिक परिभाषा क्या है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, ये क्या है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। जिनके परिभाषा इनकी याद रखना है आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो लिख लेना है। जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या, दूसरा एक। संख्या स्वयं और क्या एक, तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं।
एक नोट करके आपको लिखना है, दो क्या है, दो एक पहली समअभाज्य संख्या है। दो क्या है, तो दो एक पहली समअभाज्य संख्या है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक तीन टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके क्या होते हैं, केवल दो गुणनखंड, एक संख्या स्वयं एक एक, यानी कि एक तो तीन दूसरा एक, इसमें अगर दो करें तो एक फिर पांच, इसमें एक तो एक दूसरा सात, ऐसे ही जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं तो भाज्य संख्याएं कौन से होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 12। इसमें 4 यानी कि एक तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, 4 स्वयं से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 स्वयं से कटेगा। तो यानी कि इनके दो से अधिक गुणनखंड है, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को ये चीजें बेहतर समझ में आ गई होंगी। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए जितना इसका इतिहास इंपॉर्टेंट था वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। बस एक चीज आप लोगों को और याद रखना है, परिपूर्ण संख्या। क्या याद रखना है, परिपूर्ण संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, देखो बात करें अगर हम परिपूर्ण संख्या की, परफेक्ट नंबर की, तो परफेक्ट नंबर को बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, यानी कि परफेक्ट नंबर है क्या। तो मैं परफेक्ट नंबर को आपको पहले एग्जाम्पल देकर के, एक उदाहरण देकर के परफेक्ट नंबर को समझाता हूँ, फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा बोल दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे नोट कर लेंगे। जैसे मैंने अंक लिखा है, एक दूसरा, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग इतने में परफेक्ट नंबर सीख जाएंगे, यानी कि परिपूर्ण संख्या आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या है। अगर मैं एक के गुणनखंड करूं तो एक तो एक से कटेगा, दो के करूं दो एक से कटेगा, दूसरा दो से कटेगा, तीन एक तो एक से कटेगा, तीन से कटेगा, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार स्वयं से कटेगा, पांच एक से कटेगा, पांच से कटेगा, छह एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह स्वयं से कटेगा। हमारी बात को ध्यान से सुनना, परफेक्ट नंबर की परिभाषा क्या होती है, यानी कि स्वयं का गुणनखंड हटा करके, स्वयं यानी कि जो संख्या है, संख्या का गुणनखंड हटा दें। देखो, अगर मैंने जो संख्या 3 थी 3 को हटा दिया, संख्या 4 थी 4 को हटा दिया, संख्या 5 थी 5 को हटा दिया, संख्या 6 थी 6 को हटा दिया। संख्या जो है, संख्या के स्वयं के गुणनखंड को हटा करके बाकी बचे संख्या के गुणनखंडों के, बाकी बचे यानी कि संख्या क्या थी 6, बाकी बचे संख्या के गुणनखंडों के अंकों का योग अगर संख्या के बराबर हो जाए तो वो संख्या क्या है, वो संख्या अपने आप में परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या। देखो, एक बचा, एक का एक ही गुणनखंड था, दो का एक और दो था, दो को हटा दिया तो एक ही बचा, तीन था, तीन का एक और तीन गुणनखंड था, तीन हटा दिया तो एक ही बचा, चार में एक दो और चार था, चार हटा दिया तो दो और एक तीन ही हुआ, पांच में पांच को हटा दिया एक ही बचा, छह में देखो छह को हटा दिया तो तीन दो पांच और एक छह, फिर भी छह बचा, यानी कि छह क्या है, छह एक परफेक्ट नंबर है। छह क्या है, छह एक परिपूर्ण संख्या है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 28 की, तो देखो 28 किस किस से कटेगा, एक तो एक से कटेगा, दूसरा दो से कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, चार से कटेगा, चार सत्ते 28, चार से कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, सात से कटेगा और किससे कटेगा, 14 से कटेगा और किससे कटेगा, 28 से कटेगा। मैंने क्या कहा, संख्या के स्वयं का गुणनखंड हटा दो, संख्या के स्वयं का गुणनखंड यानी कि 28 को हटा दो, बाकी बचे संख्या के बाकी बचे गुणनखंडों के अंकों का योग, बाकी बचे गुणनखंडों के अंकों का योग। देखो 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, यानी कि क्या हो गया 28, यानी कि संख्या के बराबर हो गया। इसीलिए ये क्या है, 28 भी क्या है, 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, यानी कि परिपूर्ण संख्या है। तो नंबर सिस्टम का जितना इतिहास था वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में आप लोगों को जो दूसरी चीजें मिलेंगी वो गुणनखंड संख्याओं के गुणनखंडों के योग पे मिलेगा, या गुणनखंडों की संख्या पे मिलेगा, इकाई के अंक पे मिलेगा, यानी कि यूनिट प्लेस वैल्यू पे मिलेगा, और क्या मिलेगा, और मिलेगा कि गुणनखंडों की संख्या के योग पे मिलेगा, बाकी मिलेगा आप लोगों को उस पे जो पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में 0 मिलेंगे। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस पे आप लोगों को मैं एक वीडियो दे दूंगा, जिससे आप लोगों की जो 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा है उसमें आप लोगों की हेल्प हो सके। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।